तिमिलाई कोस्टोचो। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मदर ऑफ द यूनिवर्स और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे इंडो नेपाल रिलेशंस को। इंडो नेपाल रिलेशंस अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आने लगे थे क्योंकि थोड़े बहुत रिलेशनशिप में दरार आनी शुरू हो गई थी, लेकिन वी होप सो कि आगे बेहतर हो और इनके रीजंस और आगे के सोल्यूशंस और हमारे हिस्टोरिकल टाइज कैसे रहे नेपाल के साथ, आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, नेपाल इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है। सारे नेबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन नेपाल का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ हमारा जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंकेजेस रहे हैं सेंचुरीज तक। इंडिया नेपाल में सिमिलर टाइज भी है। क्योंकि बुद्धिज़्म हो और हिंदुइज्म हो, दोनों का ही बर्थ प्लेस इंडिया और नेपाल रहा है, जबकि बुद्धा का जन्म स्थान ही लुम्बिनी में है जो नेपाल में पाया जाता है और भगवान श्री राम का अयोध्या में है। हाँ, पीएम ओली थोड़ा सा अलग बोल देते हैं लेकिन सच्चाई यही है। दोनों कंट्री में सिर्फ बॉर्डर और अनहिंडर्ड मूवमेंट ही नहीं है लोगों का, वहाँ पे रोटी बेटी का भी रिश्ता है। और रोटी बेटी का रिश्ता क्यों है? क्योंकि मैरिजेस और फैमिली टाइज अक्सर दोनों देशों के बीच में देखे जाते हैं। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 1950 में साइन किया गया था और इसे बेडरॉक माना जाता है जो स्पेशल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। आपने बचपन से देखा होगा इंडो नेपाल, और आप अगर बॉर्डर रीजन में कभी नेपाल ट्रैवल करते तो आपको पता होगा कि रेस्ट्रिक्शंस नाम मात्र के हैं। अभी थोड़े से बढ़ गए हैं जब से टेंशंस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये टेंशंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में क्या क्या था? ये बात करता था रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट हो इंडियन एंड नेपाली सिटीजन्स का, रेसिडेंस, प्रॉपर्टी और बिजनेस मूवमेंट दोनों में स्मूथ चले। ये आज तक होता है और हमें भी पता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट और टाइज कितने स्ट्रांग हैं। 1950 का ये ट्रीटी ये भी कहता है कि नेपालीज बिजनेसेस, जैसे कि कोई अगर नेपाली सामान, नेपाल में बना हुआ सामान इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही माना जाएगा इंडिया का, और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इससे नेपाल को एक्सेस भी मिलता है वेपनरी सिस्टम ऑफ इंडिया में। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ नेपाल की अगर बात करें, सबसे पहले नेपाल का बॉर्डर टच होता है हमारे 5 राज्यों के साथ, जिनके नाम हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। और नेपाल से जो ओरिजिनेट होती हैं बहुत सारी नदियाँ, वो हमारी प्लेन्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है और इससे बाढ़ भी जनरेट होते हैं, लेकिन इससे खेती भी इस रीजन में, बिहार और यूपी के रीजन में बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कोशी है, कर्नाली है, राप्ती है और ऐसे बहुत से रिवर्स है छोटे छोटे जो इस मैप में आपको नहीं दिख रहे होंगे। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया नेपाल का अगर हम पढ़ें तो 2 एंगल से हम पढ़ सकते हैं। एक तो हो गया उनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, हो गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में या फिर कहीं भी जाता है तो नेपाल का सपोर्ट हमेशा से रहा है। अभी आपको थोड़े से डिफरेंसेस देखने मिल रहे हैं क्योंकि इसमें किसी और एक देश का हाथ आ रहा है, लेकिन आप नॉर्मली मान सकते हैं कि इंडियो नेपाल टाइज जो है वो पहले से भी बहुत स्ट्रांग है। नेपाल हिमालय फ्रंटियर कहा जाता है। ये भूटान के साथ एक बॉर्डरलैंड बनाता है और ये बफर स्टेट कंसिस्ट करता है, क्योंकि चाइना अगर कभी भी आगे चल के एग्रेशन दिखाता है और अटैक करता है तो ये बफर स्टेट मतलब 2 बड़े स्टेट्स के बीच में अगर कोई स्टेट रहता है तो उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। इंडो नेपाल रिलेशंस इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म, तो मेन रिलीजन्स दोनों ही देश के यहाँ पे फलते फूलते हैं और दोनों ही देशों में तीर्थ स्थान मौजूद हैं। अगर ट्रेड एंड इकोनॉमी की हम अगर बात करें तो इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और नेपाल में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है वो इंडिया की तरफ से ही आता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, पावर सेक्टर, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इन सब में आता है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो नेपाल आपको पता होगा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से वो ज़मीन से घिरा हुआ है, ओशंस के साथ उसका कोई लिंकेज नहीं है। इंडिया एंड नेपाल ने बहुत से प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया हुआ है जो पीपल टू पीपल लिंकेजेस को बढ़ाता है। और ऐसे ही रोड्स में अगर हम बात करें तो
रेल ट्रैक एक लिंक किया जा रहा है काठमांडू से रक्सौल तक। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन्स में भी हेल्प किया जाता है। साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज में भी प्रमोशन किया जा रहा है और सागर माथा को सागर के साथ लिंक करने की योजना भी चल रही है। सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट और सागर यानी कि इंडियन ओशंस, तो दोनों को ही इनलैंड वाटरवेज से, जैसे कि नदियाँ बहुत सारी मैंने दिखाई थी आपको, उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि दोनों को जोड़ दिया जाए और नेपाल को और असिस्टेंट मिले और कनेक्टिविटी उनकी इम्प्रूव हो। डेवलपमेंट असेसमेंट में अगर आगे बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे कि ग्राउंड लेवल में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में वाटर रिसोर्स, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन सब में इम्प्रूवमेंट आए। और भारत सरकार की जो वहाँ पे एम्बेसी है उसने भी वहाँ पे बहुत से काम किए हैं। डिफेंस कॉरपोरेशन में अगर हम बात करें तो बायलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन बहुत ही अच्छा है दोनों ही देश का। आपने गोरखा रेजिमेंट के बारे में बहुत सुना होगा। सैम मानेकशॉ सर का भी मैंने बायोग्राफी रिव्यू किया था, आपने वहाँ पे भी गोरखा रेजिमेंट के बारे में सुना होगा। और विष्णु श्रेष्ठा के बारे में कवर किया था, वहाँ पे भी आपने गोरखा रेजिमेंट का नाम आपने बार बार सुना होगा कभी भी आप इंडियन आर्मी की बात अगर करते हैं तो। एट प्रेजेंट हम कहें तो 32,000 से ज़्यादा गोरखा जवान इंडियन आर्मी में सोल्जर्स और ऑफिसर्स के रैंक में सर्व कर रहे हैं। और 2011 से दोनों ही कंट्री में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया गया है जिसका नाम है सूर्य किरण। दोस्तों, इंडिया नेपाल रिलेशंस में जो आर्मी का या फिर गोरखा राइफल्स का, गोरखा रेजिमेंट का इनका जो हिस्सा है ये हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोनों ही देश के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बना। कल्चरल टाइज की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी, बोध गया, जनकपुर, अयोध्या, काठमांडू, वाराणसी, ऐसे बहुत से शहरों के बीच में सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं और दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देके डेवलप किया जाएगा। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो आपको याद होगा वो 2015 का भयावह अर्थक्वेक, जब नेपाल में बहुत ज़्यादा त्रासदी आ गई थी तो इंडिया ने जो भी हो पाया था अपना मदद पहुंचाया था, पूरी दुनिया ने मदद पहुंचाया था और सभी ने नेपाल के लिए प्रे किया था। अगर बात करें इंडियन कम्युनिटी की तो इंडियन कम्युनिटी नेपाल में बहुत ज़्यादा है। बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबर्स, सीजनल और माइग्रेटरी लेबर भी वहाँ पे मौजूद है और इनकी संख्या अगर मिला ले तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख, जी हाँ 6 लाख स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया इंडिया बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो ये सीरीज़ है उसमें हम पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशन में तो फोकस करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव भी लेंगे, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादातर चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। और हम कुछ भी अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं तो उससे पहले हमें हिस्ट्री और चैलेंजेस के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम चैलेंजेस को अगर देखें तो चैलेंजेस में सबसे प्रमुख चैलेंजेस क्या आ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट है, वो छुप जाते हैं नेपाल के जंगलों में जाके। वहाँ पे बॉर्डर में भागना इजी होता है, म्यांमार में ज़्यादा है लेकिन नेपाल में कम है। लेकिन इंडो नेपाल बॉर्डर स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है वहाँ पे, मैंने बोला था बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, तो ईजिली टेररिज्म वहाँ पे पनपता है। एक ट्रस्ट डेफिसिट भी दोनों कंट्री के बीच में ओवर टाइम आ गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो प्रोजेक्ट्स लेता था वो अक्सर डिले हो जाता था। और एक बात है, नेपाल की तरफ से फेक करेंसी भी सर्कुलेट होती है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि नेपाल में ही प्रिंट होती है, वो प्रिंट हो सकती है पाकिस्तान में, लेकिन नेपाल के जरिए यहाँ से सर्कुलेट किया जाता है और इंडिया में एंट्री हो जाती है। नेपाल ने पिछले 10 सालों में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा देखी है जिसने नेपाल को पीछे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल आज जितना डेवलप्ड है उससे कई ज़्यादा डेवलप्ड होता अगर वहाँ पे 10 साल तक वायलेंट इंसर्जेंसी ना हुई होती। नेपाल एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री है और इससे पहले इसने बहुत उथल पुथल देखे हैं अपने कंट्री में। एक एंटी इंडिया फीलिंग भी है नेपाल में कुछ लोगों के मन में, इसे हम छुटला नहीं सकते। रिसेंटली हमने देखा भी था, कुछ कुछ वीडियोस भी हमें मिलते हैं, तो इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। लार्जर कंटेक्स्ट क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों ही कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो इंडिया और नेपाल के बीच में हैं उसमें अक्सर इंडिया को लीवरेज मिलता था, लेकिन अब कौन आ गया है? जी हाँ, आप देख पा रहे हैं एक दूसरी ट्रेन भी आ गई है जिसमें शी जिनपिंग बैठे हुए हैं। शी जिनपिंग जब से इंटरफियर करने लगे हैं नेपाल को, नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है करंटली, वो ज़्यादातर चाइना के फेवर में स्टेटमेंट इस समय देते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेपाल का ही गलती है, इसमें नहीं, इंडिया की भी गलती है, लेकिन चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव ऑब्वियसली है क्योंकि वहाँ पे नेपाल में भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का ही रूल है। ओली, खड़ग प्रसाद ओली जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही है। और चाइना क्यों नेपाल को बहुत ज़्यादा मदद करेगा? क्योंकि इंडिया को जहाँ भी उससे काउंटर करने का मौका मिलेगा, नेपाल उसके लिए एक इम्पोर्टेंट साथी होगा। और आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे इंडिया के सारे नेबरहुड्स में चाइना का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो चैलेंजेस तो हमने देख लिए, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो बॉर्डर मैनेजमेंट में है उस पर रेगुलेशंस अच्छे से होने चाहिए दोनों ही साइड से। इंडिया नेपाल के जो टाइज़ हैं उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल कनेक्ट, इसे हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इंडिया को फोकस करना चाहिए कि जो पोटेंशियल है हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का नेपाल में, उससे हमें नेपाल को मदद करना चाहिए। अरुण प्रोजेक्ट्स वगैरह के जरिए हमने बहुत से मदद किए भी है, लेकिन उसमें और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं नेपाल में जिसे हम आगे चल के डेवलप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो डिले मैंने कहा था, प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए। आगे चल के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, उससे रेगुलेट और ज़्यादा करना चाहिए। डिले, जैसे मैंने कहा, डिले नहीं होता रहना चाहिए। और इंटरनल अफेयर्स जो है नेपाल में, वहाँ पे एंटी इंडिया फीलिंग किस लिए है? क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है नेपाल में। दोस्तों, नेपाल में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, प्लस जो डिसीजंस होते हैं वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए लेना चाहिए। आखिर में दोस्तों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडो नेपाल रिलेशंस आगे की तरह मजबूत होंगे और अच्छे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद। और ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होती रहेगी। कैसा लगा सीरीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।